हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप के बारे में टू स्कोर 95 प्लस इन योर डिप्लोमा एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट के हमेशा मैसेजेस आते हैं जब मैं अपने कोर्स की रिजल्ट उनके साथ शेयर करता हूं, जब मैं उनको ये बताता हूं कि बहुत सिंपल तरीके से यू कैन ईजिली स्कोर 95 प्लस 96 97%। इस बार भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस की हाईएस्ट 97% गई थी। सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उन सारे टिप्स के बारे में, उन सारी प्लान्स के बारे में, उन सारे अप्रोच के बारे में। एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम से 1 महीने या 10 दिन पहले चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करने के बाद आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 97%, देन लेट मी टेल यू वन थिंग कि यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, ये एक कलेक्टिव प्रोसेस होता है, ये एक एवरीडे एफर्ट है थ्रू आउट द सेमेस्टर। अगर आप अपने पूरे सेमेस्टर में बहुत सीरियस हैं, हर रोज़ आप अपने स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे हैं, तब जाके आप एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप प्रिपेयर हो पाते हैं 96-97% के लिए। क्योंकि हमारे परसेंटेज में बस हमारी थ्योरी एग्ज़ाम इंक्लूड नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों की गलतफहमी है कि हम अगर अच्छे से प्रोग्रामिंग करेंगे, अच्छे से हम थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छे से हम एग्ज़ाम देंगे सेमेस्टर का, तो हमें 95 प्लस आ जाएगा। इवन अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में 70 आउट ऑफ 70 भी लाते हैं, फिर भी आपको 95 प्लस नहीं आ सकता। आज हम इस वीडियो में उन सारी पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो अगर आप एक डिप्लोमा एस्पिरेंट हैं, किसी भी ब्रांच के अगर आप हैं, डिप्लोमा एस्पिरेंट हैं सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली। पूरी वीडियो को डिटेल में मैंने बनाया है, हर पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारे मार्क्स होते हैं उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे हम सब मैक्सिमम स्टूडेंट जो है फोकस करते हैं केवल थ्योरी एग्जाम पे, केवल एंड सेमेस्टर एग्जाम पे जो बोर्ड से एग्जाम हमें आती है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बाकी सारी चीज़ों को आप छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम साइड में रखते हैं। इस कंप्लीट स्लाइड में आपको दिख रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे मार्क्स को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट का रेफरेंस लिया है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हो सकता है कि आपके किसी सब्जेक्ट में थोड़े से वेटेज इधर उधर हो सकते हैं, बट मैंने एक रेफरेंस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फैक्टर लिया है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला फैक्टर की हम बात करें तो सबसे पहली फैक्टर जो होती है वो होती है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट आपके 30 मार्क्स का होता है, जो हर सेमेस्टर में 2 बार होने वाला है, एक यूनिट टेस्ट 1, एक यूनिट टेस्ट 2। इन दोनों के मार्क्स को मिला के 30 मार्क्स का वेटेज होता है। इसके बाद आपकी थ्योरी एग्जाम होती है। थ्योरी एग्जाम आपकी 70 मार्क्स की होती है, हम सबको पता है। बट इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स होते हैं। इसमें हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और समेटिव असेसमेंट होता है, एफए एंड एसए। एफए का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो ड्यूरिंग सेमेस्टर हो रहा है, जैसे आपकी टीचर के साथ इंटरेक्शन कैसी है, डिसिप्लिन कैसा है, ये ओवरऑल जो इंटरनल मार्क्स होता है ड्यूरिंग सेमेस्टर, हम उसको ऐसे एफए कहते हैं। वो 25 नंबर का होता है। एसए का मतलब जो आपके एंड ऑफ द सेमेस्टर, जैसे प्रेजेंटेशन हो गई आपकी, या आपकी ग्रुप डिस्कशन हो गई, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई, या लास्ट में इंटरनल ओरल्स हो गया, उन सब के 25 मार्क्स होते हैं। और लास्ट में एसएलए होता है, लर्निंग असेसमेंट हम जिसको कहते हैं, समेटिव लर्निंग असेसमेंट, जिसमें भी वो सेम चीज़ें आ सकती है, एक्सटर्नल, इंटरनल, प्रेजेंटेशन, माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें। तो टोटल मिला के 175 मार्क्स का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम केवल यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे, थ्योरी एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे तो हमें नंबर आ जाएंगे, स्टिल आपके 100 मार्क्स के अलावा यहाँ पे 75 मार्क्स आपके और भी होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको सबसे पहले समझना है। अगर आपको फैक्टर्स नहीं पता होंगे तो हो सकता है कि आप उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे। तो फैक्टर समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, आपको थ्योरी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, आपको अपने प्रैक्टिकल्स में अच्छा परफॉर्म करना है। एफए का मतलब है कि क्लास इंटरेक्शन आपकी कैसी है, टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कैसे करें। वो तभी अच्छा होगा जब आपकी नॉलेज अच्छी है, बिकॉज एक बार आपकी नॉलेज होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप अच्छे से जवाब देंगे अपने क्लास में। आपका जो क्लास टेस्ट होता है, नॉट यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट जो टीचर्स लेते हैं, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको एफए में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एसए में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और एसएलए में भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो ये जो टोटल कलेक्टिव बिहेवियर है, ये आपके 75% मार्क्स को इंक्लूड करता है। 175 का जो पेपर, उसमें 75 मार्क्स इन चीज़ों में है, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, राइट। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50
परसेंट से थोड़ा सा कम, 40% के आसपास, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके एग्जाम में। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको लेकर चलना है अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो अब इन फैक्टर्स को कॉन्कर करने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है आप लोगों के लिए, 5 PS स्ट्रैटेजी। एक बहुत ही सिंपल रूल है, अगर आपने इस 5 PS को अच्छे से कलेक्टिवली सही तरीके से फॉलो किया इन 5 PS को, तो आप 95 प्लस 100% ला सकते हैं। ये मेरी गारंटी कि आपको 5 PS पे सबसे पहले ध्यान देना है। 5 PS का मतलब ये होता है, सबसे पहला प्लान, दूसरा प्रिपेयर, तीसरा प्रैक्टिस, चौथा परफेक्ट एंड फिफ्थ जो होता है वो परफॉर्म होता है। ये जो 5 PS स्ट्रैटेजी, ये मैं पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ अपने बैच में, और ये हमारा 6th ईयर है हमारे ऑनलाइन क्लास में। इसे 6th बैच में भी मैंने यही सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। सबसे पहला प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफेक्ट एंड परफॉर्म। अब इन सब अलग अलग फेजेस में हमें एग्जैक्टली करना क्या वो आके देखते हैं। सबसे पहली फेज जो हमें हमारे पास होती है जिसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं। अब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक कंप्लीट प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले लेवल पे ये पता होना चाहिए कि आपकी कंप्लीट सिलेबस क्या है, उसका वेटेज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कई बार हम सिलेबस के बियॉन्ड चीज़ों को कवर कर लेते हैं। कई बार हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से हर साल 14-15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। पेज रिप्लेसमेंट से 12-14 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो कई बार हम उसको ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल है, वो टफ लगता है हमें। कई बार हम उसको स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पूरे सिलेबस को एनालाइज करना है एंड देन आपको अपने मार्क्स का वेटेज पता करना है। वेटेज एक टेंटेटिव भी हो चलेगा। अब टेंटेटिव वेटेज हम कैसे पता कर सकते हैं? सिंपल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लो, सबसे बेस्ट तरीका है। प्रीवियस ईयर के 2 से 3 साल के पेपर को देखो, वहां पे जाके देखो कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आए हैं। इसके बाद जो मैं सभी को कहता हूं, मंथली, वीकली एंड डेली टाइम टेबल। मंथली मतलब आपको एक मंथ में क्या कवर करना है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि एक मंथ में मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, तो मैं उन 3 चैप्टर्स को एक मंथ में फिर 4 हफ्तों में डिवाइड करूंगा कि मुझे वीक 1 को क्या करना है, वीक 2, वीक 3, वीक 4। फिर मैं डेली टाइम टेबल बनाऊंगा कि आज मुझे क्या करना है, क्योंकि जब आप मंथली टाइम टेबल बस बनाते हैं ना, तो एक लॉन्ग टर्म विजन कई बार हमारे लिए बेनिफिशियल है, कई बार हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। क्योंकि मान लो कि आज का दिन हमारा मिस हो गया, लेट्स से आज 1 तारीख है, जस्ट इमेजिन करो कि आज 1 तारीख है और हमने सोचा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम 1 महीने में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। अब अगर आपका आज का दिन टाइम पास हो रहा है तो आप इस दिन को प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कि आप कल पे डाल देंगे कि चलो यार मेरे पास 29 डेज और भी बाकी हैं, 28 डेज और बाकी। तो एक लॉन्ग टर्म आपको दिखे कि बहुत दिन अभी बाकी है। बट अगर हम डेली टाइम टेबल बनाएं और वीकली टाइम टेबल बनाएं और मंथली, तीनों अगर साथ में बनाएं और ट्रैक करते रहें कि आज मुझे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का बस 2 टॉपिक पढ़ना है, लेट्स से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग, तो आज का दिन मुझे ये कंप्लीट करना है, ये मेरा डेडलाइन आज का है। तो इससे सिलेबस ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। और ये मैं बहुत फर्स्ट क्लास से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रूटीन। इसके बाद प्रायोरिटाइज करना है आपको हाई वेटेज और डिफिकल्ट पार्ट्स को। डिफिकल्ट पार्ट का मतलब जैसे अभी हमारे बैच में, 3rd ईयर के बैच में ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है 10 दिन पहले। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि मैं उनसे अर्ली मॉर्निंग, सुबह हमारा एक बैच होता है रैंकर्स बैच, उसमें मैं उनसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो हमेशा आपका जो हाईएस्ट वेटेज वाला पार्ट है आप उसको प्रायोरिटाइज करें और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को प्रायोरिटाइज करें कि किसमें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसके बाद आप अपने रिवीजन के लिए टाइम निकालें। हर रोज़ रिवीजन होनी चाहिए, हर रोज़ आपका प्रैक्टिस पेपर होना चाहिए और हर रोज़ आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। कभी भी आपको, इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर 95-97%, आपको सेल्फ स्टडी पे भी टाइम निकालना होगा, क्योंकि उससे हमें बहुत सारे पॉइंट समझ में आते हैं। तो सबसे पहला, जैसे अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो आपको क्विक रिवीजन के लिए हर रोज़ टाइम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट 25 मिनट का टाइम आपने सुबह सुबह निकाल लिया कि आज मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिवाइज करना है या ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज करना है या इलेक्टिव सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। ये एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्लानर का इस्तेमाल करें या कैलेंडर या फिर स्टडी ऐप जो होते हैं ट्रैकिंग के लिए, उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है फिर भी आप उसको नोटबुक पे भी ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कितनी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। तो ये सबसे पहला स्टेज होता है प्लानिंग का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला स्टेज है।
मैक्सिमम बच्चे इस स्टेज को हमेशा इग्नोर करते हैं, वो रैंडमली पढ़ते जा रहे हैं, मतलब जो कॉलेज में हो रहा है उसको बस रैंडमली पढ़ रहे हैं। आप उससे 95-97% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और 95-97% एक्सपेक्ट करना आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपको कॉलेज में एडमिशन इसी परसेंटेज के बेसिस पे मिलने वाला, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा पी होता है प्रिपेयर। जब आपने प्लानिंग कर लिया उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ प्लान विदाउट एनी प्रिपरेशन इज जस्ट अ ड्रीम। आप ऐसा समझो कि वो जस्ट एक ड्रीम, एक सपना है आपका, जिसके लिए आप कुछ मेहनत कुछ प्रिपरेशन नहीं करें। तो अगर आपने प्लानिंग कर लिया, बहुत अच्छा प्लानिंग किया है, देन आती हमारी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज आवर सेकंड पी, प्रिपेयर। आपको अपने कॉन्सेप्ट पे समझना है। सबसे पहले आपको लर्निंग, बस आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको नोट्स से स्टडी करना है, टेक्स्ट बुक स्टडी करना है, एंड ट्रस्टेड जो भी प्लेटफॉर्म्स है आप उनको फॉलो करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे कहा ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि कई बार हमें चीज़ों को पता नहीं होता, अप्रोच नहीं पता होती है। कई बार हमें सिलेबस पता है कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, बट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको वही इंसान बता सकता है जिन्होंने पहले इन चीज़ों को कंप्लीट किया है, जो एक्सपीरियंस्ड इंसान है, जो इसमें बहुत सालों से इस चीज़ को कर रहे हैं। आप उनसे गाइडलाइन ले सकते हो सकता है आपके वो सीनियर हो, टीचर्स हो, किसी से भी। मेक शॉर्ट नोट्स एंड फ्लो चार्ट फॉर क्विक रिवीजन। आप खुद का भी शॉर्ट नोट बना सकते हैं, देन डेफिनेशंस को लर्न कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो उसके बाद जो टेक्निकल टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, डायग्राम्स, आप उसको अच्छी तरीके से लर्न करें। एंड डाउट पूछें अगर आपको डाउट है तो। एक बात हमेशा याद रखना, डाउट को कभी भी लास्ट के लिए मत रखना। एक वीकली डाउट प्रिपेयर करो। जैसे मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आप मंडे टू फ्राइडे के डाउट्स को वीकली प्रिपेयर करो और सैटरडे को मुझसे पूछ लो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये हमारा प्रिपेयर स्टेज आएगा। नेक्स्ट स्टेज आपकी होती है प्रैक्टिस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप कितना भी प्रिपेयर और प्लान कर ले, कुछ भी नहीं होगा। मैं सजेशन ये देता हूँ कि कम से कम आपको 5 साल का पेपर सॉल्व करना है, और ये एग्ज़ाम के टाइम नहीं करना, ये अभी से करना है। जैसे हमने चैप्टर 1 पढ़ा, तो चैप्टर 1 से पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, हम उसी के बेसिस पे एक असाइनमेंट तैयार करते हैं। उसी के बेसिस पर मैं क्वेश्चन बैंक तैयार, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक देता हूँ वो है 7 ईयर्स असाइनमेंट। अभी मैं OSI का सिलेबस हमारा खत्म हुआ तो मैं 7 ईयर्स असाइनमेंट उनको भेजने वाला हूँ, जो 7 साल में, पिछले 7 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो। इसके बाद आपके जो मॉडल क्वेश्चंस बनते हैं वो, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड जो भी केस स्टडीज़ है उसको आपको प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल्स हैं तो आप उसके बाद यूनिट टेस्ट दो। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर टाइम लिमिट का टेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप खुद से टाइमर लगाओ कि मुझे ये सवाल 10 मिनट में, 15 मिनट में सॉल्व करना है। तो ऐसे करके आप टाइमर लगा सकते हैं। फिर आप अपनी स्पीड एंड प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान। अगर आपका स्पीड थोड़ा इंप्रूव हो सकता है तो आप स्पीड को इम्प्रूव करें, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, लर्न हाउ टू स्टार्ट एंड एंड एन आंसर। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से अग्री करेंगे कि हम में से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंटरनल में, वाइवा में या फिर आंसर राइटिंग में स्टार्ट सही करते हैं बट एंड बहुत बहुत बेकार करते हैं, रैंडमली एंड कर देते हैं आंसर्स को। वो आपको नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने अपना आंसर का इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सही से लिखा। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 पार्ट होते हैं ना। सबसे पहला इंट्रो होता है, देन बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द आंसर, देन कंक्लूजन। ये 3 पार्ट्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करके लिखना है। ये होती है हमारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज परफेक्शन स्टेज, जो हम लोग अपने रैंकर्स बैच में करते हैं। परफेक्शन स्टेज का मतलब है कि मेरा हमेशा से एक फिलॉसफी रहा है कि आपको हर सब्जेक्ट को 3 बार रिवाइज करना है। जैसे अभी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली बार कंप्लीट हो गई सिलेबस, अभी दूसरी बार हम स्टार्ट करने वाले हैं दिस सैटरडे से, मतलब कल से। तो आपको कम से कम 3 बार 4 बार सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है, जिससे आपकी परफेक्शन आ जाए। आपको वीक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और उनको इम्प्रूव करना है। इसके बाद आपको अपने आंसर्स को अपने टीचर्स के साथ चेक कराना है। ये कभी भी मत भूलना। कभी भी डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट कि आपने जो लिखा है वो सही है। हमारे यहाँ बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनका 97-98% है, जिनका मैं पेपर्स चेक करता हूँ, और बहुत
बहुत सारी गलतियां भी होती हैं और वो विथ टाइम इम्प्रूव होती हैं। तो हमेशा आप अपने पेपर्स को हमेशा अपने टीचर्स से चेक कराएं, डायग्राम को इम्प्रूव करें विथ टाइम। एक आपके पास जो 3-4 महीने का टाइम मिलता है उसमें आप अपने डायग्राम को इम्प्रूव करें। एंड लास्ट पॉइंट जिस माई फेवरेट, जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द आर्ट ऑफ आंसर कंस्ट्रक्शन। अगर आपने आंसर कंस्ट्रक्शन, आंसर प्रेजेंटेशन अच्छे से सीख ली, जिसमें आपकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए ताकि आपकी आंसर में क्लैरिटी आए। मैं इन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान देता हूँ अपने बैच में, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर दिखता कैसा है। पहले हमें आंसर दिखता है। अगर मैं टीचर हूँ, मैंने पहले आंसर शीट देखा, इतनी दूर से मैंने देखा आंसर शीट, तो मुझे देख के कैसा लग रहा है आंसर शीट, एक पूरा जम्बल्ड लग रहा है या सुंदर आंसर शीट लग रहा है। फिर मैं उसके कंटेंट पे जाता हूँ। तो पहली चीज़ होती है कि आप देखते हैं किसी चीज़ को, देन आप उसके बारे में अपनी इवालुएशन करते हैं, आप इवालुएट करते हैं उस पेपर को। तो प्रेजेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हमारा परफॉर्म का मतलब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, वहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एग्ज़ाम में जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने से पहले रिलैक्स रहना है, माइंड को एकदम रिलैक्स करो और सारे क्वेश्चंस को केयरफुली आपको रीड करना है। पहला 5 से 10 मिनट आपको पूरे पेपर को एवेलुएट करना है कि आप किस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर दे सकते हैं। इसके बाद एक वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसके पास वॉच और कैलकुलेटर नहीं है, अभी जाके ले लो वॉच, एनालॉग वॉच, जो सुई वाली वॉच होती है। डिजिटल मत लेना, डिजिटल अलाउड नहीं है। एनालॉग वॉच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आप श्योर नहीं है, फिर भी आप उसको अटेम्प्ट करें और हैंड राइटिंग को क्लीन रखें। बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम, सर मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। इसका सिंपल जवाब है अच्छा करो, और कोई टिप और कोई सोल्यूशन नहीं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन खराब है उसको सही करो, अगर आप धीरे लिखते हैं उसको फास्ट करो, अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा उसको टाइम मैनेज करो। बस यही सिंपल सोल्यूशन। अगर मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सोल्यूशन दूंगा तो वो यहाँ पे चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो ये 5 Ps को आपको फॉलो करना है। अब ये जो 5 Ps होता है, जो मैंने ओवर टाइम एक्सप्लोर किया है, प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफेक्ट एंड परफॉर्म। अब ये मुझे पहले ईयर नहीं मिल गया था। मैं पिछले 6 सालों में मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स हर साल ला कर दिखाया। उसकी पूरी डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। तो इसलिए मैंने ये 5 स्टेप्स आप सभी के लिए निकाले हैं, बट इन स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये 5 स्टेप्स जो है वो समझ में आ चुके होंगे। एक लास्ट बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक ऑनलाइन क्लास में मैं 1 से 1.5 महीने के बाद एक रिव्यू फॉर्म देता हूँ, जहाँ पे बच्चे रिव्यू करते हैं हमारे कोर्स को, फीडबैक देते हैं हमारे कोर्स को। और इस बार मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी MSBT में बहुत हाईएस्ट रेटेड कोर्स है। मैं आपको अपनी रेटिंग दिखाता हूँ इस बार अपने कोर्स की, और साथ में रिव्यूज़ भी दिखाता हूँ। और अगर आपको हमारे क्लास की कोई भी डिटेल्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर पहले से अवेलेबल है। हमारी क्लास बहुत पहले से स्टार्टेड है, आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे एक कॉल पर ले सकते हैं। और मैं 3rd ईयर को, 2nd ईयर को पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर डिप्लोमा, IT एंड AIML ब्रांच को। तो इसमें आपको लाइव लेक्चर, नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें बहुत ही हाई क्वालिटी की मिलती है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको रिजल्ट हमारा पता है, सारे फीडबैक अपलोडेड है। बट आज इस वीडियो में मैं आपको अपना लेटेस्ट फीडबैक दिखाना चाहता हूँ, जो हमारी वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं हुई है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें रिव्यू दिया है। ये देखो, ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रही है, ये एक, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने रिव्यू या मैंने फीडबैक खुद से डाल दिया है अपनी वेबसाइट पे जाके, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको जो आज मैं दिखाने वाला हूँ ये एक कंप्लीट गूगल फॉर्म है जो मैंने शेयर किया था अपने स्टूडेंट्स को हमारे बैच में। अब यहाँ पे 178 बच्चों ने हमें रिव्यू किया है हमारे कोर्स के लिए, जो मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे उनका नंबर्स और उनका ईमेल नहीं दिखा सकता आपको, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशूज, बट आपको मैं ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे अपने रिव्यूज़ दिखा रहा हूँ। आप जाके यहाँ पे रिव्यूज़ को चेक कर, ये रिव्यूज़ बहुत जल्दी हमारे वेबसाइट पे भी आपको दिखने वाली है, बट आप यहाँ पे आके रिव्यूज़ हमारे सारे चेक कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको अपनी एवरेज रेटिंग बताता हूँ हमारे कोर्स की। एवरेज रेटिंग जो हमारे कोर्स की इस साल आई है अभी तक की, वो है 4.77, यानी कि लगभग 4.8% के आसपास है। जहाँ पे कुछ बच्चों ने किसी एक स्टूडेंट ने मुझे 1 स्टार रेटिंग दिया है, और वो शायद गलती से उन्होंने दिया था, बट इट्स ओके, मैंने उसको भी कंसिडर किया है। मैंने किसी भी रिव्यू को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया। जिसने मुझे 1 स्टार दिया उसको भी मैंने रखा है।
एक बच्चों ने हमें 2 स्टार दिया, उसको भी रखा है हमने, और 3 स्टार हमें 7 स्टूडेंट्स ने दिया है, 4 स्टार हमें 20 स्टूडेंट्स ने दिया है, एंड 5 स्टार्स हमें 149 स्टूडेंट्स ने दिया है। हमारी एवरेज कोर्स की रेटिंग है 5 स्टार में से 4.77 स्टार आज की रेटिंग है। हो सकता है ये चेंज होती रहती है, आगे पीछे जब और एंट्रीज आएंगी तो थोड़ा आगे पीछे होते रहता है, बट जनरली जो हमारे कोर्स की रेटिंग पिछले 6 सालों से रही है वो हमेशा 4.7 से लेकर 4.9, विच इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट रेटेड कोर्स इन दिस इंडस्ट्री। तो अगर आप भी चाहते हैं कि MSBD डिप्लोमा में अच्छा स्कोर करना, तो आप स्कोर कर सकते हैं हमारे से। देखो ये सारे स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ है जो कुछ दिन में हमारे रिव्यूज़ के साथ हमारे वेबसाइट पे आएंगे, और ये सारे रिव्यूज़ हमने अभी अपलोड किया है, और ये अपलोड किया भी नहीं है, हमारे फॉर्म पे जस्ट आया है। तो अगर आप इस लेवल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर इस लेवल की चीज़ें प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके अपने डाउट्स भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में वो भी बता सकते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।